सब्सिडी ये शब्द हम सबने सुना है ना। हमारी रसोई से लेकर किसानों के खेतों तक ये हर जगह मौजूद है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये आखिर है क्या? सरकार क्यों कुछ चीजों के दाम कम रखने में मदद करती है और इसका हमारी जेब पर और देश की अर्थव्यवस्था पर आखिर असर क्या पड़ता है? तो चलिए सब्सिडी के इस पूरे अर्थशास्त्र को आज जरा आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि जो गैस सिलेंडर घर आता है या जो खाद की बोरी किसान खरीदता है वो अपनी असली लागत से इतना सस्ता कैसे मिलता है? इसका जवाब छिपा है सरकार की एक बहुत ही पावरफुल आर्थिक पॉलिसी में, जिसे कहते हैं सब्सिडी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले तो भाई ये सब्सिडी आखिर है क्या भला, फिर देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर नजर डालेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी की, और फिर समझेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरे खेल को बदल रही है। और आखिर में हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में सब्सिडी को लेकर क्या नियम कायदे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी सवाल से कि आखिर ये सब्सिडी होती क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक बेनिफिट है, एक फायदा। अब ये फायदा सीधे कैश के रूप में हो सकता है, मतलब नकद, या फिर किसी और तरीके से, और ये किसी कंपनी को, किसी अकेले इंसान को या फिर पूरे परिवार को दिया जा सकता है। पर सवाल ये है कि सरकारें आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसके पीछे ना कई बड़े बड़े मकसद होते हैं, जैसे प्रोडक्शन को बेहतर बनाना, अच्छे इनपुट्स को बढ़ावा देना, या फिर कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना। कभी कभी ये कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए होता है, तो कभी देश से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। तो अब तक हमें ये तो क्लियर हो गया कि सब्सिडी क्या है और क्यों दी जाती है। अब अगला सवाल आता है कि ये दी कैसे जाती है। चलिए इसके अलग अलग टाइप्स को समझते हैं। सब्सिडी को मोटे तौर पर दो तरीकों से बांटा जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट सब्सिडी का मतलब है कि पैसा, जो फायदा है, वो सीधे बेनिफिशियरी के बैंक खाते में आता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी। दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसमें कोई सामान या सर्विस आपको बाजार के रेट से कम दाम पर दी जाती है। अच्छा, इसे देखने का एक और एंगल भी है, यूनिवर्सल वर्सेस टारगेटेड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूनिवर्सल सब्सिडी सबके लिए होती है, बिना किसी भेदभाव के, कोई शर्त नहीं। और टारगेटेड सब्सिडी, वो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों या ग्रुप्स को ही मिलती है, जिन्हें कुछ खास क्राइटेरिया जैसे कि इनकम के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इन सब डेफिनेशंस को, मतलब थियोरी को, असल दुनिया में काम करते हुए देखना सबसे बेस्ट तरीका है। तो चलिए भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर का एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरी एग्जाम्पल लेते हैं, फर्टिलाइजर सब्सिडी का। और जब बात फर्टिलाइजर की हो तो यूरिया समझ लीजिए इसका किंग है। ये वो फर्टिलाइजर है जिसपे सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी होता है। इनफैक्ट सरकार इसे इतना कंट्रोल करती है कि ये कहाँ और कैसे बिकेगा, इस पर भी नज़र रखी जाती है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। यूरिया की एक बोरी बनाने की जो लागत है वो करीब 900 रुपए है, लेकिन एक किसान को ये कितने में मिलती है? सिर्फ 300 रुपए में। तो सवाल है, ये बीच के 600 रुपए कहाँ से आते हैं? जी हाँ, यही है वो सब्सिडी जो सरकार सीधे कंपनी को देती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ यूरिया की नहीं है। यूरिया के अलावा जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे डीएपी और एमओपी, उनके लिए सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या एनबीएस सिस्टम का इस्तेमाल करती है। मतलब सब्सिडी इस बात पर तय होती है कि खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे ज़रूरी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कितने हैं। सिंपल सा रूल है, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उतनी ज़्यादा सब्सिडी। पर इस पूरे पुराने सिस्टम में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि सब्सिडी अक्सर सही लोगों तक पहुंचती ही नहीं थी, लीक हो जाती थी। और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर बनकर सामने आई। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले होता क्या था? प्रोसेस इनडायरेक्ट था। सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को देती थी। वो कंपनी फिर सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर दुकानदार को बेचती और फिर जाकर किसान उसे कम दाम पर खरीदता था। आप देख सकते हैं इस पूरी चेन में गड़बड़ी की बहुत गुंजाइश थी। और फिर आया डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसने पूरा खेल ही बदल दिया। अब इस नए सिस्टम में क्या होता है? किसान दुकान पर जाता है और फर्टिलाइजर की पूरी कीमत देता है। उसकी पहचान आधार या किसान क्रेडिट कार्ड से होती है और ये सेल एक डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है।
इसके बाद सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर देती है। देखा, पूरी प्रोसेस कितनी ट्रांसपेरेंट और डायरेक्ट हो गई। तो इस बदलाव के फायदे क्या हुए? फायदे बहुत जबरदस्त हैं। सबसे पहले तो सही बेनिफिशियरी की पहचान हो पाती है। फंड ट्रांसफर में पूरी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। जो लीकेज और मिडलमैन थे उन पर लगाम लगी है, और जाहिर है पूरा सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और अकाउंटेबल बन गया है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिजिटल रेवोल्यूशन का अगला चैप्टर है ई-रूपी। इसे आप एक तरह का डिजिटल वाउचर समझ सकते हैं। ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक होता है। मतलब ये वाउचर जिस इंसान को जिस काम के लिए दिया गया है, सिर्फ वही और उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि अगर पैसा फर्टिलाइजर के लिए है तो उससे फर्टिलाइजर ही खरीदा जाएगा, कुछ और नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो हम देश के अंदर की ही बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए जब कोई देश अपने किसानों या इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देता है तो इसका असर तो इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ता है ना? तो चलिए अब ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO इस कॉम्प्लेक्स इश्यू को रेगुलेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं ट्रैफिक लाइट अप्रोच। बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह ही यहाँ 3 बॉक्सेस हैं। पहला है ग्रीन बॉक्स, मतलब ग्रीन सिग्नल। ये वो सब्सिडीज हैं जिनसे ट्रेड पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता या बहुत कम पड़ता है, तो इन पर कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है एम्बर बॉक्स। एम्बर मतलब येलो लाइट, थोड़ा संभल कर। ये वो सब्सिडीज हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, मतलब बाजार बिगाड़ सकती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी, इसलिए इन पर लिमिट्स लगाई जाती हैं। और एक ब्लू बॉक्स भी है जो एम्बर बॉक्स का ही एक वेरिएशन है। अब भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का WTO में क्या पक्ष है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उनका पहला तर्क है कि सब्सिडी को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ही सही नहीं है। उनका कहना है कि हमारे लिए एग्रीकल्चर सिर्फ बिजनेस नहीं, ये करोड़ों छोटे किसानों की आजीविका का सवाल है। एक इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो पर फार्मर हमसे कई ज़्यादा सपोर्ट देती हैं। और आखिर में हम उसी सेंट्रल डिबेट पर वापस आ जाते हैं। क्या सब्सिडी ज़रूरतमंदों के लिए एक ज़रूरी सहारा है, या फिर ये फ्री मार्केट को डिस्टॉर्ट करने वाली एक इनएफिशिएंट पॉलिसी है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है।